नमस्कार, आप दिख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज असम में बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाहरकटिया, दलियाजन और डिब्रूगढ़ में चुनावी रैलियां की हैं। नाहरकटिया में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। अपनी चुनावी सभाओं में सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी SRP यानी कि सर्प बनकर काम कर रह गई है। S से सोनिया गांधी, R से राहुल गांधी और P से प्रियंका गांधी वाड्रा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस ने असम को विकास नहीं बल्कि घुसपैठ दिया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में असम के विकास के पथ पर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जो सबको आनंद दे वही सर्बानंद सोनोवाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने असम को वीरों, कर्मियों, साहित्यकारों और कलाकारों की भूमि बताया। कांग्रेस भी 5 गारंटी दे रही है। इस बार 5 गारंटी का मुद्दा लेकर आ रही है। 55 साल में कोई गारंटी पूरी नहीं की। कांग्रेस की गारंटी नहीं है, राहुल गांधी की गारंटी नहीं है कि आज क्या कहेंगे कल क्या कहेंगे, कल कांग्रेस का क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। G20 क्या कहेंगे कल क्या कहेंगे, कल कांग्रेस का क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। G23 एक अलग ग्रुप बन गया है और आसाम में भी कई धड़े हैं। जिस पार्टी की ही गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी देगी। और मध्य प्रदेश विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक हीना कावरे ने आयुष्मान योजना में अस्पतालों में जांच नहीं होने का मुद्दा उठाया है। वहीं बीजेपी विधायक बहादुर सिंह चौहान ने भोपाल के बरखेड़ी में अवैध कॉलोनी निर्माण, जयवर्धन सिंह ने राघोगढ़ में कई गांवों को सड़क मार्ग से नहीं जोड़े जाने और बीजेपी विधायक सुबेदार सिंह ने मुरैना जिले के पहाड़गढ़ में BRC के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। प्रश्नकाल के दौरान कई बार हंगामा देखने को भी मिला। पहली बार के विधायक धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी के सवाल से मंत्री तुलसी सिलावट गिर गए। वहीं विधानसभा में PEB द्वारा आयोजित कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा मामले को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। इस मामले को लेकर विधानसभा में सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया। इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित है, वह है आत्मनिर्भर। और मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र पर अब कोरोना संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। आज प्रश्नकाल शुरू होते ही सदन में कोरोना संक्रमण का मामला उठा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदन में 4 विधायकों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। संक्रमित होने वाले विधायकों के आसपास कई विधायक बैठे हैं। इस मामले में सदन और विधानसभा अध्यक्ष को विचार करना चाहिए। वहीं विपक्ष की तरफ से डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ मंगलवार को सदन में आएंगे, उसके बाद पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने विधानसभा की कार्रवाई चलाने को लेकर कल की बैठक में निर्णय लेने को कहा है। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि सभी विधायक अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। इसके बारे में कल बैठक करेंगे, तब विचार करेंगे। चिंता का विषय है, हमारे विधायक पॉजिटिव हैं और हमारे इसके विधानसभा के कर्मचारी भी पॉजिटिव आए हैं, तो स्वाभाविक है, गंभीरता का विषय है। और मध्य प्रदेश विधानसभा में आज स्पीकर गिरीश गौतम ने नई परंपरा शुरू की। उन्होंने पहली बार चुनकर आए विधायकों को ही सवाल करने का मौका दिया। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने महिला विधायकों को लेकर मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पहली बार चुनकर आए विधायकों में महिला विधायक का नाम नहीं है, जबकि विधानसभा में 20 महिला विधायक चुनकर आई हैं। उन्हें भी सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इन विधायकों के नाम लॉटरी के तहत निकाले गए हैं। वहीं पहली बार के विधायकों को इस तरह का मौका मिलने पर विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद दिया। जवाब दिया कि 18 अनुकंपा नियुक्ति की गई, तो मैंने कहा ये तो आपदा में अवसर वाली बात हुई कि जहां एक और पूरा देश कोरोना से लड़ने में व्यस्त था 2020 में, और हमारे तत्कालीन कलेक्टर भिंड के अनुकंपा नियुक्ति करने में व्यस्त थे। हम हृदय की गहराइयों से पहली बार के सभी विधायक बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आज उन्होंने आज का पूरा प्रश्नकाल उन्होंने पहली बार के विधायकों के लिए रखा। पहली बार के विधायकों को अपनी जिज्ञासा
रखने का मौका मिला, अवसर मिला। 25 जो प्रश्न तारांकित जो सूची में आते हैं उनकी सलाहकार निकालने वाली हमारी प्रथम बार की महिला विधायक ही थी, उन्हीं से निकलवाया। अब वो 20 नंबर में रामबाई का था, नहीं आ पाया, उनका एक अलग बात है। इंदौर हाईकोर्ट ने भी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जारी नोटिफिकेशन को लेकर दायर याचिका पर स्टे दे दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 2 नगर निगम सहित 81 निकायों के महापौर अध्यक्ष पद के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का कहना है कि बार बार एक ही वर्ग के लिए आरक्षण करना अन्य वर्ग को चुनाव से वंचित रखना है। आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया को फॉलो किया जाना चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया को लेकर याचिका हाथोद से पार्षद नरोत्तम चौधरी और पूर्व पार्षद सुरेंद्र कुमार ने लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि निकाय चुनाव में जिन सीटों के लिए आरक्षण किया गया है उनमें रोटेशन बिल्कुल भी नहीं है। आरक्षण डिक्लेरेशन लंबे समय से वहीं चला आ रहा है, जैसे कोई सीट लंबे समय से पहले एससी या एसटी के लिए आरक्षित की गई थी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव में देरी होने के संकेत मिले हैं। दरअसल हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर पद के आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस मामले में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने IBC 24 से बात करते हुए कहा है कि निकाय चुनाव में निश्चित रूप से विलंब होगा, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के अनुपालन करने और सुप्रीम कोर्ट जाने में निश्चित रूप से विलंब होगा। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश पर 1995 से SC/ST रिजर्वेशन दिया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आरक्षण रोटेशन के आधार पर करिए, इसके आधार पर नहीं। भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार इसमें चर्चा करके जो ठीक होगा वो निर्णय करेगी। इधर कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 11 महीने की बीजेपी सरकार ने जो अत्याचार किए हैं उसका जवाब जनता चुनाव में देने वाली है। इसलिए बीजेपी सरकार चुनाव देरी से करवाने की फिराक में दिख रही है। बीजेपी को हार का डर सता रहा है। तो निश्चित रूप से विलंब होगा। ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, अब इसको कंप्लायंस करने में या सुप्रीम कोर्ट जाने में तो निश्चित रूप से थोड़ा विलंब तो होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है भयभीत है, और भयभीत इसलिए है कि जो ये 11 महीने की सरकार में जो पाप किए हैं और जो अत्याचार जनता के ऊपर मोदी जी की सरकार कर रही है, उसका कोई इनके पास हल नहीं है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, थोड़ा इस बात को अगर समझा जाए, थोड़ा पीछे चले, कोरोना काल में चले, जब कोरोना धीरे धीरे डाउनफॉल पर था, उस समय ये कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि इतनी जल्दी क्या है चुनाव की, बीजेपी इतनी जल्दी चुनाव क्यों करवाना चाहती है। फिर उसके बाद परिसीमन की बात हुई, परिसीमन को लेकर अब आरक्षण की बात हुई, और अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि नगरीय प्रशासन मंत्री की तरफ से कि आरक्षण में थोड़ा देरी हो सकती है, या कोर्ट का मामला है, जो भी कानूनी पेच फंस रहा है। यहां आपको क्या लग रहा है, क्या दोनों ही पार्टियां अभी फिलहाल चाहती हैं कि चुनाव हो जाए, या फिर एक कानूनी पेच का मसला बनाकर या उसे और उलझाकर थोड़ा लेट करना चाहती हैं? देखिए विजय, नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल भी नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच में राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार चुनावों से बचना चाहती है, क्योंकि पिछले 11 महीनों की और एक साल की सरकार रही है, उसमें बीजेपी ने सुशासन नहीं कुशासन दिया है। और बीजेपी जानती है कि अगर वो चुनावों में गई, शहरी चुनाव में गई, तो उसको हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी लगातार चुनाव को एक्सटेंड कराने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस का ज़रूर स्टैंड बदला है। कांग्रेस ये मान रही है कि आज भी अगर चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी तैयार है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही दिग्विजय सिंह ने खुद निर्वाचन आयोग में जाकर फर्जी वोटर लिस्ट की शिकायत की थी, और आज भी विधानसभा में PC शर्मा और साथ साथ कई सारे कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने फर्जी वोटर लिस्ट की बात कही है। लेकिन इन सबसे अलग हटके ग्वालियर हाईकोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया है, आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, और आज इंदौर हाईकोर्ट ने भी इसी तरीके से स्टे दे दिया। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी साफ कर दिया है कि कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त और लगेगा नगरीय निकाय चुनाव में जाने के लिए। लेकिन
ये समझना ज़रूरी होगा कि आखिर ये वक्त लगेगा क्यों। दरअसल दोनों मामलों पर दोनों ही हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दोनों ही जगहों से स्टे मिल गया है। अब इस पर ऑर्डर की कॉपी आएगी, मध्य प्रदेश सरकार का नगरीय प्रशासन विभाग इसमें स्टडी करेगा, फिर विधि विभाग को भेजेगा। उसके बाद तय होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों ही फैसलों को चुनौती देनी है या नहीं। दरअसल हाई कोर्ट की खंडपीठों ने जो फैसला दिया है वो ये कहा है कि जो 1995 के आधार के फॉर्मूले पर जो आरक्षण हुआ है क्या वो सही है या ठीक नहीं है, और अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने उस फॉर्मूले पर काम किया है तो रोटेशन फॉर्मेट को क्यों इग्नोर किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसी को लेकर दोनों ही खंडपीठों के फैसले आए। फिलहाल सरकार अपने स्तर पर इसकी स्टडी करा रही है और ये माना भी जा रहा है, जिस तरीके से कल भूपेंद्र सिंह ने संकेत दिए थे कि वो विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे और दोनों ये हाईकोर्ट ग्वालियर के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जाती है तो भी तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त विजय ज़रूर लगेगा मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए। चूंकि इस वक्त हम मार्च महीने में हैं और फिलहाल कोर्ट ने तारीख जो दी है अगले 15 दिनों बाद दी है, तो माना जा रहा है कि 15 दिनों बाद तो महीना खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद अप्रैल में राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां इतनी पुख्ता नहीं होंगी कि चुनाव कराया जा सके। फिर इसके बाद मई आ जाएगा और 1 मई से मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि बोर्ड की परीक्षाएं पहले हैं, उसके बाद में चुनाव होंगे। चूँकि इस बोर्ड की परीक्षाओं में सारा स्टाफ जो है शिक्षकों का लगना है और यही शिक्षक क्या लगता है नवीन, दोनों ही पार्टियों ने इस पर्टिकुलर टाइम पर अपना कोई सर्वे करवाया हो या उन्हें लग रहा हो कि फिलहाल हम चुनाव में जाने की स्थिति में नहीं है? राजनीतिक दलों ने साफ कर दिया है कि बरसात के मौसम में चुनाव में जाने की स्थिति में नहीं है। राजनीतिक दलों ने साफ कर दिया है कि बरसात के मौसम में चुनाव में नहीं जाएंगे वो। नवीन, आवाज पहुंच रही है आपको? जी, क्या लग रहा है पार्टी का जो अंदरूनी सर्वे होता है या जो फीडबैक आता है उसके आधार पर क्या लग रहा है बीजेपी को या कांग्रेस को? क्योंकि दोनों ही कांग्रेस तो सिर्फ आरोप लगा रही है कि अभी चुनाव नहीं कराना चाहती, लेकिन बीजेपी को संगठन की तरफ से, बाकी अनुषंगिक संगठन की तरफ से ये लग रहा है क्या कि फिलहाल अभी आप चुनाव में मत जाइए? देखिए, मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं। 16 के 16 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है और तकरीबन 80% ऐसे नगर निगम हैं जिसपे 3-3 टर्म से बीजेपी का कब्जा है। कई जगह ये स्थिति है कि 20-20 साल से बीजेपी का कब्जा है। जाहिर है थोड़ा बहुत सत्ता विरोधी लहर शहरों में है और रहेगी, चूंकि लगातार सत्ता में सरकार बीजेपी रही है। तो ये बीजेपी के पास फीडबैक है कि एंटी इनकम्बेंसी क्या तस्वीर वहाँ नज़र आ रही है। तो संगठन के पास ये फीडबैक है, पार्टी के पास फीडबैक है, सरकार के पास फीडबैक है और कांग्रेस इसी सत्ता विरोधी लहर को कैश कराना चाहती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी से जो नाराजगी शहरों में वोटर्स के बीच में है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि अगर तुरंत चुनाव हुए तो इसमें असर जो है, माइलेज जो है कांग्रेस को मिलेगा। वाकई नवीन, एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि जब कुछ नगरपालिका अध्यक्ष और नगर निगम अध्यक्ष जो थे जिनको ये था कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी उन्होंने आंदोलन किया। फिर उसके बाद सिंधिया समर्थक हैं, उनको भी एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद जो संगठन में नहीं आ पाया, अब उनकी उम्मीद है कि उनको टिकट मिलना चाहिए। तो कई तरह के पसोपेश हैं, इसमें पार्टी सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ेगी। हालांकि देखते हैं आगे कि किसमें क्या कानूनी पेच फंसता है और कहां तक ये समय जाता है। नजर बनाए रखेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई है, इससे तो यही लगता है। कांग्रेस आज जिस परिस्थिति में है, कांग्रेस जिस तरीके से कमज़ोर होती जा रही है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इसमें अपनी संभावनाएं तलाश रही है। तो उनको आना चाहिए, उनका स्वागत है। परंतु मध्य प्रदेश में बांटो और राज करो वाली नीति नहीं चल पाएगी। अवसरों की तलाश हर आदमी करता है, करने का अधिकार है उसका लोकतंत्र में, तो वो प्रयास कर रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन कितनी सफलता मिलेगी ये अपने आप में संदिग्ध है। यहाँ लड़ाई सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। जनता को धोखा मिला
और कांग्रेस भाजपा में शामिल हुई तो लोगों के अंदर एक नए विकल्प की तलाश है और आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि इस स्थानीय चुनाव के माध्यम से, नगर निगम के चुनाव के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर एक नए विकल्प की शुरुआत की जाए। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री पर विवाद मामले में कांग्रेस के पूर्व मीडिया प्रभारी मानक अग्रवाल पर गाज गिर गई है। कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने पर मानक अग्रवाल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद कांग्रेस की अनुशासन समिति ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नहीं है, क्योंकि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य है। मानक अग्रवाल ने अपने खिलाफ की गई कार्रवाई को कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेश पचौरी की साजिश बताया है। बाबूलाल चौरसिया जो गोडसे का समर्थक है, उसको जब कांग्रेस में लिया तो मैंने भी विरोध किया और सभी लोगों ने विरोध किया। उसको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। मुझे प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति से निकलवाने का नोटिस दे दिया, जबकि एआईसीसी मेंबर को सिर्फ एआईसीसी की अनुशासन समिति उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मानक अग्रवाल जी बड़े कद के नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। अब कांग्रेस में तो सत्यवाद का स्थान ही नहीं है, वहाँ तो चाटुकारिता का स्थान है। तो मुझे लगता है जो नहीं कर पाएगा उसको इस पीड़ा से गुजरना ही पड़ेगा। ये उनका प्रकरण अनुशासन समिति में आया था और उस अनुशासन समिति ने उस पर विचार करके पिछली बैठक में और अभी उस पर जो फैसला लिया है तो वो एग्जीक्यूट हो गया। भोपाल में कांग्रेस ने उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत का पुतला फूंका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि तीरथ सिंह रावत ने भगवान श्री राम की तुलना पीएम नरेंद्र मोदी से की है और कांग्रेस इसका विरोध करती है। इंदौरी जिले के चटुआ गांव में बिना बिजली कनेक्शन के 2 साल में 1 लाख का बिल भेजा गया है। बिल नहीं पटाने पर मजदूर विनोद के घर बिजली विभाग ने कुर्की का नोटिस भी भेज दिया। अब मजदूर विनोद मामले में मीडिया दखल के बाद बिजली विभाग ने अपनी गलती मानते हुए कुर्की नोटिस और बिजली बिल को निरस्त कर दिया है। शाहजहांपुर के काला पीपल में बीती रात को अज्ञात शिकारियों ने एक काले हिरण की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान ग्रामीण और मजदूरों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में आरोपी भाग निकले। इस साल गिद्ध की गणना में मध्य प्रदेश अव्वल आया है। प्रदेश में गिद्धों की संख्या 100 से 125 तक पहुंच गई, जो कि शानदार रिकॉर्ड है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो मध्य प्रदेश में पहाड़गढ़, जौरा, सबलगढ़ सहित घड़ियाल सेंचुरी में भी गिद्धों की संख्या बढ़ी है। शिवपुरी जिला अस्पताल में एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। हॉस्पिटल स्टाफ और गार्डों की मौजूदगी में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और अस्पताल प्रबंधन को पता तक नहीं चला। चोरों ने अस्पताल की नई बिल्डिंग के 4थे माले पर ऑक्सीजन गैस की पाइपलाइन को उखाड़ कर ले गए। कुछ और खबरें देखते हैं। मुरैना में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी नेताओं और सिंधिया समर्थकों के बीच झड़प हो गई। घटना का ये वीडियो वायरल हुआ है। घटना के बाद कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। के सामने आ गया। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये चरित्र है, जिस चरित्र के कारण जो है ये लोगों को चॉकलेट दिखा के जैसे बच्चे चुराने वाले लोग करते हैं, बच्चा तो चुरा लेते हैं और उसके बाद उससे भिक्षा मंगवाते हैं। वही काम ये लोगों को अपनी पार्टी ज्वाइन कराने की बात करते हैं। ये तो चीज़ सार्वजनिक हो गई कि आप जिन लोगों को पास में बिठाना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आपने जो है उन्हें अपनी पार्टी में लाके आपने सिवा सौदेबाजी के क्या किया। हम सब साथ साथ हैं। भाजपा मुट्ठी की तरह कसी हुई है माननीय वी.डी. शर्मा और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। ढूंढते रह जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई समर्थक नहीं, सब भाजपा के समर्थक हैं। सिंधिया जी भी भाजपा के समर्थक हैं, हम भी भाजपा के समर्थक हैं। इसको आप विभाजित न करो। जल और कुल मिलने में समय नहीं लगता। भोपाल में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। रिपोर्ट नहीं होने पर जांच कराकर होम आइसोलेशन किया जाएगा।
और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश में 10 लाख बैंक कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और इसका असर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखने को मिला है। राजधानी भोपाल के बैंक कर्मी आज से 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। हड़ताली बैंक कर्मियों को कोरोना के चलते रैली की अनुमति नहीं मिली। जबलपुर में हड़ताल के चलते बैंकों में ताले लटके रहे। बैंक कर्मचारियों ने एकजुट होकर बैंकों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों की मांग है कि निजीकरण से बैंकों का विस्तार नहीं हो पाएगा। इंदौर में 600 शाखाओं के 4,800 अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर हर जगह से बैंकों के हड़ताली कर्मचारियों की तस्वीर सामने आई है। तो निजीकरण के विरोध में बैंकों की हड़ताल है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।